सबसे पहले रूल क्या होते हैं? तो जनरली रूल एक वो स्थिति है जब एक समान व्यक्ति एक समान परिस्थितियों में एक समान व्यवहार करें, तब इस व्यवहार के पीछे की जो वस्तु है, छिपी हुई वस्तु है, वो नियम कहलाती है। इसी को हम लोग रूल कहते हैं, या उनके इस व्यवहार के गुण को कह सकते हैं हम लोग नियम। जब एक समान परिस्थिति में व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो एक जैसे हैं, वो एक प्रकार के नियमों का पालन, एक प्रकार का व्यवहार करें, तब इस व्यवहार का जो गुण है वो नियम कहलाता है। ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक नियम वो होते हैं जिनकी हम लोग व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ऐसे नियमों को वर्णनात्मक नियम या डेस्क्रिप्टिव रूल कहते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, पृथ्वी के घूमने का नियम, या नेचुरल लॉ, जितने भी हैं नेचुरल रूल, नेचुरल लॉ, या ऐसे कुछ नियम सिद्धांत के आधार पर बनाए गए कुछ नियम, जैसे अर्थशास्त्र के कुछ नियम, समाजशास्त्र के कुछ नियम। इस तरीके के नियमों को हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। इनकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन इनका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। उचित और अनुचित से, राइट और रॉन्ग डिसाइड नहीं किया जा सकता इन नियमों का। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सही है या गलत है, इसकी मानव मस्तिष्क जो है वो व्याख्या नहीं कर सकता, मानव मस्तिष्क के बाहर का विषय है। एक नियम तो हुए ये। एक दूसरे नियम हुए जो प्रेस्क्रिप्टिव होते हैं, निर्देशात्मक या आदेशात्मक नियम। ये निर्देशात्मक और आदेशात्मक नियम वो नियम हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, या मानव मस्तिष्क जिनका निर्माण करता है। क्योंकि इनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया, इसलिए इनकी व्याख्या संभव है। इसमें उचित और अनुचित की भी व्याख्या की जा सकती है कि कोई नियम अगर मानव ने बनाया तो वो राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि मानव मस्तिष्क ने उसको निर्माण किया है और मानव मानवीय भूलें कर सकता है। इस दर्शन को ध्यान में रखते हुए इनकी व्याख्या की जाती है, इन नियमों की। अब लॉ क्या है? एक सामान्य स्थिति में जो विधि है वो ऐसे प्रेस्क्रिप्टिव लॉ हैं, ऐसे निर्देशात्मक विधियां हैं जिन्हें कि राज्य बनाता है, which has been stated, which has been formed by state. Those prescriptive law, those prescriptive rule which has been formed by state is called law. चूंकि राज्य लोगों से मिलकर बना है, नियम राज्य ने बनाए हैं, इसलिए इनकी भी व्याख्या की जा सकती है उचित और अनुचित की, राइट और रॉन्ग। यहां तक समझ में आया? सब लोगों को ये बात यहां तक क्लियर हो गई? यस सर। अब अगले पॉइंट में देखो, क्योंकि जो राज्य के द्वारा बनाए गए नियम हैं, जिन्हें हम लोग लॉ कहते हैं, ये प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स हैं। क्योंकि राज्य सब व्यक्तियों से मिलकर बना है, इसलिए सब व्यक्तियों को इन प्रेस्क्रिप्टिव रूल का पालन करना अनिवार्य होता है। क्योंकि ये एक व्यवस्था का निर्माण भी करते हैं राज्य में, या समाज में एक सिस्टम का निर्माण भी करते हैं, और वो सिस्टम लोगों ने ही बनाया है। तो इसलिए सभी लोगों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति, अब देखो मानव मस्तिष्क है, उसने एक नियम बनाए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। मानव मस्तिष्क की ये भी खास बात होती है कि वो उस व्यवस्था का उल्लंघन भी कर सकता है, ऐसे नियमों को मानने से भी इनकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में जब मानव इन नियमों को, यानी राज्य के द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने से इनकार करे या उनका उल्लंघन करे, तब राज्य दंड का प्रावधान भी करता है। इसके लिए एक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। तो दंड
दंड का प्रावधान और दंड की प्रक्रिया, ये भी एक प्रकार के प्रेस्क्रिप्टिव रूल में ही आता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हम लोग आगे देखते हैं। मैंने कल आपको रास्को पाउंड और इनकी दो रास्को पाउंड की और सालमंड की जो विधि को संबंध में या कानून के संबंध में जो उनकी दो बातें हैं वो मैंने आपको बताई। अब अगले पॉइंट से देखते हैं हम लोग। सवाल हमारा ये उठता है, जैसे हमने पिछले वाले पॉइंट में हमने चर्चा की कि प्रेस्क्रिप्टिव रूल, निर्देशात्मक नियम राज्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसी को हम लोग विधि कहते हैं। सवाल अब उठता ये है कि क्या विधि केवल राज्य के द्वारा बनाई जाती है और या राज्य से अलग भी विधि का निर्माण हो सकता है? राज्य के द्वारा बनाई गई जो विधि है, क्या वो परमादेश होता है? परमादेश माने उसको पालन करना, मतलब केवल वही विधि है या इसके अलावा भी कोई विधि हो सकती है? जैसा कि अब तक की जो हमने परिभाषा देखी, वो विधि को यही कहा कि जो कानून, जो नियम राज्य के द्वारा बनाए जाए, उसी को हम लोग विधि की कोटि में रखेंगे। तो आप मुझे सोच के जरा ये बताइए, क्या विधि केवल वो होती है जो राज्य के द्वारा बनाई जाए या इससे अलग भी होती है? विधि के निर्माण में, या विधि का निर्माण राज्य के द्वारा ही किया जाता है या उससे अलग भी? रूपल, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। कस्टम्स और यूसेजेस को भी तो हम लोग कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं भाई? बिल्कुल करते हैं। कस्टम तो सर इसलिए बोला जाता है क्योंकि काफी टाइम से फॉलो हो रहे होते हैं वो। क्यों हो रहे होते हैं भाई? पर्टिकुलर कम्युनिटी का। हाँ रूपल बताओ। सर पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्योंकि लॉ से पहले, जब लॉ फॉर्म नहीं हुआ था उससे पहले लोग कस्टम्स और यूसेजेस के अकॉर्डिंग ही चलते क्यों थे चलते थे? और वही उनके लॉ। सवाल मेरा ये है, मैं बिल्कुल जड़ पे जाना चाहता हूँ। सॉरी सर। क्योंकि वो उनके रूल्स थे, इसीलिए वो उनको फॉलो करते थे। अरे, उन्होंने अपने मैं आगे बताऊंगा ये बनाए सब बातें। आपने, रूपल ने जो कहा बिल्कुल सही कहा अब तक, लेकिन इसको मैं यहां से भी आगे लेके जाऊंगा। अभी 2 मिनट का क्यों करते हैं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, वो क्यों क्यों क्यों, ये सब, ये वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा रूपल ने, केवल विधि राज्य के द्वारा दिए गए निर्देश नहीं होते, बल्कि विधि में कई ऐसी बातें भी सम्मिलित होती हैं जहां न तो राज्य की आवश्यकता होती है और न ही वो राज्य के द्वारा दिए गए निर्देश हैं, बल्कि एक चिंतक हुए, बहुलवादी प्लुरलिस्टिक चिंतक हैं, वो आर एम मैकाइवर। आर एम मैकाइवर ने तो यहां तक कह दिया कि राज्य क्या करता है, राज्य विधि बनाता ही नहीं है, विधि बनाने का काम तो किसी और का है। राज्य तो केवल उस विधि की संस्तुति करता है, ऑथेंटिकेट करने का काम करता है। राज्य के पास जो चीजें हैं, राज्य के पास नियम और कुछ कस्टम्स, कुछ रीति रिवाजों के रूप में राज्य के पास कुछ रूल आते हैं, राज्य उन्हें ऑथेंटिकेट कर देता है, आगे बढ़ा देता है, और इस तरीके से वही ऑथेंटिकेट जब रूल हो जाते हैं तो वो विधि कहलाने लगते हैं, लॉ कहलाने लगते हैं। तो एक बात तो यहां से ये सिद्ध हुई कि जो लॉ है वो केवल राज्य के द्वारा बनाया गया आदेश या राज्य के द्वारा बनाया गया नियम ही नहीं होता,
बल्कि इसके द्वारा भी होता है, अलग भी है इससे। क्यों होता है इससे अलग? इसलिए होता है इससे अलग, ध्यान से सुने। राज्य समाज की, कल मैंने बताया था, राज्य समाज का सबसे बड़ा संगठन है। राज्य समाज का हिस्सा है, ना कि समाज राज्य का। नियम बनाए जाते हैं समाज के संचालन के लिए, उसमें एक व्यवस्था बनाने के लिए। इसलिए नियम सबसे पहले समाज में संचालित होते हैं। सबसे पहले नियमों को समाज बनाएगा। जिन नियमों को समाज बनाएगा, क्यों बनाएगा? क्योंकि हर समाज के अपने आदर्श होते हैं। अब ध्यान से सुनना रूपल, वही बात है जो मैं जानना चाह रहा था। हर समाज के अपने आदर्श होते हैं। इन नैतिक आदर्शों को ही मूल्य कहते हैं। एवरी सोसाइटी हैज इट्स मोरल वैल्यूज, या मोरल आइडियल्स, आप उसको समझिए। These moral ideals are known as values in the society. हर समाज उन आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और उस प्राप्ति के लिए वो कुछ नियमों को बनाने लगता है। इन नियमों को ही हम लोग कस्टम कहते हैं, या इन नियमों को ही हम लोग रीति रिवाज कहते हैं। तो रीति रिवाज क्यों बनाए जाते हैं? समाज के कुछ आदर्शों की प्राप्ति के लिए, समाज के कुछ नैतिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए। इसकी प्रक्रिया को समझना ध्यान से। हर समाज ने अपने कुछ नैतिक आदर्श, मूल्य, नैतिक आदर्श घोषित किए। ये नैतिक आदर्श नैतिक मूल्य कहेंगे, कहलाएंगे। जैसे हमारे भारतीय समाज में बड़ों का आदर करना एक नैतिक मूल्य है। बड़ों का सम्मान करना एक नैतिक मूल्य है। माता पिता का सम्मान करना एक नैतिक मूल्य है। अब इस मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए जनरली कुछ आदतें विकसित हो जाती हैं। जैसे बच्चे को कहते हैं कि सुबह उठकर माता पिता के पैर छूइए। बच्चा सुबह उठता है, माता पिता के पैर छूता है। धीरे धीरे ये एक जो उसका कार्य है या उसका कृत्य है, वो आदत में बदल जाएगा। वो रोज सुबह उठेगा, अपने माता पिता के पैर छूना शुरू करेगा। अब ये आदत जब बाकी लोगों में भी व्याप्त हो जाएगी, इस आदत का बाकी लोग भी फॉलो करेंगे इस आदत को, तब ये समाज में एक मांग के रूप में आ जाती है, एक प्रदर्शन के रूप में आ जाती है, और इससे धीरे धीरे औचित्य मिलने लगता है, ऑथेंटिकेशन मिलने लगता है इस चीज को, इस आदत को। बाद में यही आदत एक रीति रिवाज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम लोग कस्टम कहते हैं। लोग इसे फॉलो करते हैं, लोग इसका औचित्य सिद्ध करते हैं। जो लोग इस आदत को, जो कि एक उचित मूल्य की प्राप्ति के लिए कृत्य है, लोग इसे फॉलो करते हैं। जब लोग इसे फॉलो करते हैं तो उसको, जो लोग इसे फॉलो करते हैं, समाज उन्हें रिवार्ड देता है, पुरस्कार देता है। अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, संस्कारी है। ये क्या है? रिवॉर्ड है। और जो लोग इसे फॉलो नहीं करते, उनको वो दंड देता है। इसलिए रीति रिवाजों का उल्लंघन करने वाले को भी दंड मिलता है। जब ये रीति रिवाज, अभी कानून बन गए, अब ये रीति रिवाज कानून है, अकॉर्डिंग टू R.M. मैकाइवर, ये कस्टम कानून है। क्यों? क्योंकि ये समाज को एक आदर्श की तरफ लेके जाने का काम करते हैं, और इस प्रक्रिया में ये कुछ नियम बना लेते हैं। इन नियमों को ही हम लोग कस्टम के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग नैतिक आचरण के नाम से भी जानते हैं। कस्टम्स को हम लोग नैतिक आचरण के नाम से भी जानते हैं, मॉरल एथिक्स के नाम से भी जानते हैं, या
एथिक्स ऑफ द सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। पैर छूना, इट इज एन एथिक, इट इज एन एथिकल थिंग ऑल्सो। लेकिन क्यों? क्योंकि एक आदर्श को प्राप्त करना है। किस आदर्श को प्राप्त करना है? समाज में बड़ों का सम्मान करना एक मूल्य है, एक आदर्श है। उसे प्राप्त करने के लिए कुछ एथिक्स बना दिए गए। इसीलिए हमेशा मोरल वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए समाज एथिक्स का निर्माण करता है, नैतिक नियमों का निर्माण करता है। ये नैतिक नियम ही जब इनको समाज में मान्यता मिलने लगे तब ये कस्टम कहलाने लगते हैं। और ये कस्टम या रीति रिवाज आगे चलकर नियम बन जाते हैं समाज के। और जब इन्हें मान्यता मिलने लगे समाज से, और समाज के सर्वोच्च संगठन से मान्यता मिल जाए, राज्य से, तब फिर ये विधि के रूप में भी बदल जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर या हमारे यहाँ पर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ या जितने भी पर्सनल लॉज हैं, ये इसी आधार पर बनाई गई विधियां हैं जिन्हें राज्य प्रमाणिकता प्रदान करता है। इसलिए आर.एन. मैकाइवर ने कहा, उसने कहा कानून का काम तो, विधि जो है वो राज्य का आदेश नहीं है, राज्य के द्वारा बनाए गए प्रेस्क्रिप्टिव लॉज नहीं है केवल, बल्कि रूल को सबसे पहले या लॉज को तो सबसे पहले समाज बनाता है, समाज में आते हैं। बाद में राज्य चूंकि एक सामाजिक संगठन है, वो तो उन्हें मान्यता दे देता है अंततः। ठीक है, क्या मैं आपको समझा पाया कस्टम्स क्या होते हैं? ये जानना चाह रहा था मैं आपसे, इसीलिए बार बार क्यों लगा रहा था, क्योंकि आपको केवल आज तक कस्टम के बारे में पता था। कस्टम क्या करते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में नहीं पता था। मुझे यही जानकारी आपको देनी थी। क्लियर है जी? बता दो। अरे कोई तो, क्या क्लियर है? तो क्लियर है। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या समझ में नहीं आया? चलो, इसमें इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको कस्टम के बारे में बताया कि कस्टम भी एक लॉ का हिस्सा होते हैं। इसलिए एक इसमें एक और चीज है जो ये बताती है, सिद्ध करती है कि केवल राज्य के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उन्हीं को हम लोग विधि नहीं कहते। जैसे अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, अंतरराष्ट्रीय जो विधि है, वो किसी राज्य के द्वारा नहीं बनाई गई, लेकिन वो लॉ है। क्यों? क्योंकि वो एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय रीति रिवाज, पुराने समय से चली आ रही मान्यताएं उनके ऊपर निर्धारित होती, उनके ऊपर बेस्ड होती है। इसीलिए वो एक अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत शामिल की जाती है, उसे एक हम लोग अंतरराष्ट्रीय विधि मानते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ का जो एक बेसिक या आधारी उसका कार्य है, या उसका जो आधार होता है, वो अंतरराष्ट्रीय मान्यताएं, अंतरराष्ट्रीय संधियां, अंतरराष्ट्रीय रीति रिवाज, जिन्हें हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट कह देते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, इन सब के ऊपर बेस्ड होता है। इन सबको मिला के ही हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय विधि तो किसी राज्य ने नहीं बनाई, एक चीज। दूसरी चीज, आप लोग लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ते हो, अपकृत्य कानून। लॉ ऑफ टॉर्ट किसी राज्य ने बनाया है? लॉ वाले बताएं। इसलिए यहां से ये चीज बिल्कुल फाइनल क्लियर हो गई
कि केवल राज्य के द्वारा बनाए गए जो प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग लॉ नहीं कहते, बल्कि लॉ उससे भी बड़ी कॉन्सेप्ट होती है। इसी बात को मैं कल या उससे शायद पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी, जब लॉ की परिभाषा मैंने पूछी थी। तो मैंने ये बताया था कि आगे इस चीज को मैं क्लियर करूंगा कि लॉ केवल वो नहीं होता जो राज्य कहता है, विधि केवल वो नहीं होती, बल्कि विधि में इसके अलावा भी चीजें छुपी हुई होती हैं। तो वो चीजें कस्टम है, रीति रिवाज है, मतलब रीति रिवाज, कस्टम, वैज्ञानिक मान्यताएं, इसके अलावा कुछ परिपाटियां, कुछ ट्रेडिशंस, ये सब उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो अब आप इसमें अगले पॉइंट से आप इसमें लिखें। मुझे अब बताइए कि कल हम लोगों ने क्या लास्ट पॉइंट लिखा था। कल लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? अरे बता तो दो, आप लोग तो बताते भी नहीं हो। सर कल लास्ट पॉइंट हमने रोस्को बॉन्ड की थ्योरी लिखी थी, जो लॉ इज अ बंच ऑफ दोस थ्योरीज व्हिच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोपाउंडेड बाय पब्लिक कोड एंड ट्राइब्यूनल। ठीक है, ये लास्ट था सर। अगले पॉइंट से आप इसमें लिखना। एक मैं सवाल लगाता हूं, पहले क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के उसे फिर उसके बाद उसका आंसर करता हूं। क्या विधि केवल राज्य के द्वारा, क्या विधि केवल राज्य के द्वारा अधिनियमित नियम होते हैं? क्या विधि केवल राज्य के द्वारा अधिनियमित नियम होते हैं? इफ द लॉ इज, if the law are the rules formed by, if the law are the rules formed by the state only, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए इसके आगे। अब अगले पॉइंट से लिखना, ठीक है? अच्छा देखो, ये मैंने एक चीज रह गई। जैसे मैंने बताया कि कस्टम्स वगैरह समाज के होते हैं और राज्य समाज का एक संगठन है, तो इसलिए विधियों का दो स्रोत हैं, विधियों के दो स्रोत होते हैं, एक समाज और एक राज्य। समाज विधियों का बड़ा स्रोत है, राज्य विधियों का छोटा स्रोत होता है। जो समाज में नियम बन जाते हैं, राज्य उनको बाद में मान्यता दे देता है। जिन नियमों को राज्य मान्यता दे देता है उनको हम लोग विधि कहते हैं। लेकिन समाज में भी कुछ नियम होते हैं जिनको हम लोग विधि की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसलिए क्योंकि नियम वो होते हैं या रीति रिवाज वो जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करे, और राज्य जिन रीति रिवाजों को, नियमों को इनेक्ट कर देता है विधि के फॉर्म में, जिन्हें इनेक्ट कर देता है, जिन रूल्स को, उन्हें हम लोग विधि की कोटि में रख लेते हैं। लेकिन समाज के नियम भी उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि राज्य समाज का ही एक संगठन है, न कि, इसलिए चूंकि समाज सबसे बड़ी संस्था है और राज्य उसका केवल भाग है, इसलिए राज्य उससे केवल ऑथेंटिकेट करने का काम करता है। तो ये कह सकते हैं, जैसे इसमें इसको हम लोग देख सकते हैं, ये हुआ समाज, इसे हम कह सकते हैं समाज या सोसाइटी, और ये राज्य है, राज्य इसका भाग है। इसके द्वारा बनाई गई जो विधि होती है, ये कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, है ना, यूजेज होते हैं। इसके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, इनको हम लोग लॉ कहते हैं। लेकिन ये राज्य आता है समाज के अंतर्गत ही, इसलिए ये
जब चैनलाइज हो जाते हैं ये कस्टम्स, ट्रेडिशन, यूजेजेस राज्य में, तब ये लॉ के रूप में बाहर निकलते हैं। इसलिए कस्टम, यूजेजेस और ट्रेडिशन भी एक प्रकार का कानून है, लॉ होते हैं ये। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसको आप बना लोगे? ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, वेब क्लियर है वैभव, सर। इसको जरा आगे रखो। मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए, कैमरा तो हमारा ठीक ही है। क्लियर है सर, क्लियर है। अब और क्लियर नहीं, अब बस इतना। अब क्लियर है? जी सर। चलो, हाँ हाँ बताओ। हाँ, ये जनरली विधि तो ये होते ही हैं, लेकिन राज्य इन्हें मान्यता प्रदान करता है। ये यहाँ से चैनलाइज होकर राज्य में आएंगे, राज्य इन्हें मान्यता प्रदान कर देगा, ये विधि के फॉर्म में हो जाएंगे, है ना। अब इसमें आप अगले पॉइंट से आप इसमें लिखना, विधि, तो या ऐसा लिखो, राज्य द्वारा बनाई गई विधि या राज्य द्वारा बनाए गए नियम लिखिए। राज्य द्वारा बनाए गए नियम विधि का एक छोटा भाग होता है। राज्य द्वारा बनाए गए नियम विधि का एक छोटा भाग होता है। द रूल्स फॉर्म बाय द स्टेट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ लॉ, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ लॉ। विधि के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं या प्रचलित परंपराएं इत्यादि को भी रखा जाता है। अंडर लॉ we also consider, under law we also consider tradition, custom and usages formed by state, sorry, formed by society, formed by society। इसी के साथ सदाचार के नियम, सदाचार के नियम, न्याय भावना पर आधारित संकल्पनाएं आदि भी, न्याय भावना पर आधारित संकल्पनाएं आदि भी विधि के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। एंड ऑल्सो moral ethics, moral ethics and the rule based on, and the rule based on the basic essence of justice, the basic essence of justice also considered as law, also considered as law। इसलिए कानून का एक बड़ा भाग या विधि का एक बड़ा भाग, देखो राज्य जो बनाएगा वो लिखित में बनाएगा, और ये सब जो होंगी वो अलिखित होंगी। परंपराएं लिखित होती हैं क्या, बताइए? क्या परंपराएं लिखित होती हैं? नो सर।
नो सर। नहीं सर, केवल उनको फॉलो किया जाता है। हाँ, इसलिए विधि का एक बहुत बड़ा भाग अलिखित होता होगा। क्या न्याय भावना लिखित होती है? क्या एथिक्स लिखित होते हैं? नहीं। इसलिए केवल वो ही भाग लिखित होता है जिसे राज्य बनाता है। तो कानून का, विधि का एक बहुत बड़ा भाग वो भी होगा जो अलिखित होगा। तो आप लिखेंगे इसे इस प्रकार। विधि का एक बड़ा भाग अलिखित होता है। एंड सो अ लार्ज पार्ट ऑफ लॉ वुड बी अनरिटन। विधि का केवल वह भाग लिखित होता है, विधि का केवल वह भाग लिखित होता है जिसे राज्य निर्मित करता है, जिसे राज्य निर्मित करता है। द ओनली पोर्शन ऑफ लॉ वुड बी रिटन which prescribed by state, ठीक है। ये मैं क्लियर है आप लोगों को सबको? आगे चलें। सर यस सर। जी, क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन का कंडक्ट लॉ में कंसिडर किया जा सकता है? शुरुआत यहीं से होती है। मुझे ये बताइए, जरा सा सोचिए, ये सवाल आया होगा आपके दिमाग में कि पैर छूना कैसे एक आचरण बन सकता है। जरा सोचिए कि ये पैर छूने की शुरुआत कैसे हुई होगी। ये तो एज अ रिस्पेक्ट किया कैसे जाता हुई है होगी सर। शुरुआत? लेकिन रिस्पेक्ट ठीक है, ये तो मैंने, इसीलिए मैंने कहा ना एथिक मोरल होते हैं ये, सर एक मोरल आदर्श एथिक्स बना होते के हैं। बच्चे सर एक आदर्श बना के बच्चे में अच्छी आदतें डालने के लिए सर। अच्छी आदतें डालना ये एक प्रक्रिया के अनुसार शुरू होता है। जैसे नैतिक मैंने बताया ना, फिर से उसे समझो दिमाग को बिल्कुल खोल के। मैंने समाज का, अब ये शुरुआत है बिल्कुल समाज की, अभी ना कुछ नियम है ना कुछ कानून है। आपको वहां जाना पड़ेगा जहां से सोसाइटी स्टार्ट हो रही थी, समाज का निर्माण हो रहा था। मैंने क्या किया, मैं ये चाहता हूं कि समाज में एक मूल्य, समाज का एक आदर्श निश्चित कर दिया जाए। और समाज का एक आदर्श ये है कि बड़ों का सम्मान करना एक आदर्श है। अब बड़ों का सम्मान कैसे किया जाए, मेरे मन में यह विचार आया। तो मैंने क्या किया, मैंने पैर छूने की शुरुआत कर दी। मैं सुबह उठा, अपने माता पिता के पैर छूने शुरू किए। माता पिता के पैर छूने के पीछे जो छुपी हुई भावना है, ये उस आदर्श की प्राप्ति के लिए छुपी हुई एक भावना है। जो आदर्श ये है कि बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं एक कृत्य कर रहा हूं उसके लिए। ये जो कृत्य है ये आदत में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मैं इसे डेली बेसिस पर करूं तो। इसलिए सबसे पहले कोई नैतिक आचार जो कि एक समाज के सर्वोपरि मूल्य को प्राप्ति करने के लिए स्वीकार किया जाता है, वो एक आदत के रूप में उसकी उत्पत्ति होती है। मैं रोज उठा, माँ पिता के पैर छुए, किसी और ने भी देखा वो चीज, उसे भी बहुत अच्छी लगी, उसने भी उस चीज को करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये आदत समाज में प्रचलित होती चली गई। क्यों? क्योंकि जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं समाज के, वो आदर्श हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति स्वीकृति देता है। ऐसा कौन व्यक्ति है समाज में, आप जरा इसी समय सोच के देखिए, जो ये मानता है कि बड़ों का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? सब मानते हैं।
ये अलग बात है कि वो किस तरीके से करते हैं, ये अलग बात है। हम लोग पैर छूते हैं, मुस्लिम्स में हाथों को चूमा जाता है, सजदा किया जाता है, लेकिन ये कृत्य है। मूल्य क्या है इसके पीछे छुपा हुआ, वो एक ही है, बड़ों का सम्मान करना। इसलिए समाज के मौलिक आदर्श या मूल्य एक ही होते हैं, उनको प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग होते हैं। जो प्राप्त करने के रास्ते हैं उनको ही हम लोग आदत कहते हैं, टीनेंट्स कहते हैं इनको हम लोग। जब ये आदत, इस आदत को समाज स्वीकार करना शुरू कर दे, तब ये मान्यता बदल जाती है। और जब इसे समाज एक नियम में बदल दे, इस आदत को, जब कोई एथिकल कंडक्ट, नैतिक आचार एक नियम में परिवर्तित कर दिया जाए किसी समाज द्वारा, और ये नियम में कब परिवर्तित होगा, जब संपूर्ण समाज उसे मान्यता दे दे कि हाँ ये एक सही आचार है, तब वो क्या चेंज, तब वो किस में बदल जाएगा, दैट वुड कन्वर्टेड इनटू अ कस्टम। इसलिए कस्टम अब वो नियम हो गया जिसे समाज द्वारा स्वीकार किया गया बड़े स्तर पर। क्यों? क्योंकि एक नैतिक आदर्श को हमें प्राप्त करना था। अब जब ये कस्टम बन गया, जहां भी कानून होगा वहां दो चीजें इनहेरिट करेंगे ही, एक पुरस्कार, एक दंड। उस नियम को फॉलो करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, उस नियम को तोड़ने के लिए दंडित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तोड़ा गया तो ये माना जाएगा कि समाज का जो एक आदर्श था, जिसकी समाज ने जिस आदर्श का निर्माण किया था, उसकी प्राप्ति में ये व्यवधान है, तो दंडित करो, नहीं तो समाज की व्यवस्था खराब हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट ऋग्वेद में ऋत की थी। दैट वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऋता इन ऋग्वेदा। और उसके लिए एक देवता भी बनाया उन्होंने, आर्यंस ने, वरुण। वो ऋत की रक्षा करता था, लोगों को बताया अगर इस नियम को तोड़ा तुम लोगों ने, वो नियम के ऊपर नहीं जाऊंगा मैं क्या था, लेकिन ये कहा गया कि अगर ऋत के नियम को तोड़ा तो वरुण का प्रकोप तुम्हारे ऊपर होगा, वरुण तुम्हारा विनाश कर देगा। तो क्या था? दंड का भय था। इसीलिए हमेशा जब भी कोई नियम होगा उसमें दो चीजें शामिल होंगी, नियम को फॉलो करने के लिए पुरस्कार, और नियम का विरोध करने के लिए या उसका उल्लंघन करने के लिए दंड। इसीलिए समाज क्या करता है कि जब कोई व्यक्ति कस्टम को फॉलो नहीं करता तब उसे दंडित करता है, और जब फॉलो करता है तो उसे पुरस्कृत करता है। मैं पैर छूता हूं, लोग कहते हैं भाई वाह कितनी बढ़िया बात है, कितना आदर्श बच्चा है या कितना आदर्श व्यक्ति है, यही कहते हैं। और अगर कोई ऐसा नहीं करता, इसका उल्लंघन करता है, तो कहते हैं इसे मैनर्स नहीं है, ये तो कुछ नहीं जानता, फालतू का आदमी। इस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर समाज उसे दंडित करता है, एक नकारात्मक व्यू में देखता है। इस प्रकार समाज जिन नैतिक आदर्शों की स्थापना, नैतिक आदर्शों को या नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए जिन कृत्यों को मान्यताएं देता है या जिन आदतों को मान्यताएं देता है, उन्हें हम लोग एथिकल कंडक्ट या नैतिक सदाचार कहते हैं या नैतिक आचार कहते हैं। और जब इन नैतिक आचारों को समाज मान्यता दे दे, स्वीकृति, सर्वस्व लेवल पर स्वीकृति यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस उसे मिल जाए, तब वो कस्टम में कन्वर्ट हो जाती, तब उसे वो नियम में बदल जाती। और इन्हीं नियमों को हम लोग कस्टम या रीति रिवाज कहते हैं। जब नियम बनते हैं तो पुरस्कार भी आता है, दंड भी आता है। इसीलिए कस्टम के साथ पुरस्कार भी आता है, दंड भी आता है। लेकिन वो पुरस्कार और जो दंड है वो समाज के द्वारा दिया जाता है परोक्ष रूप से। जब हम उन आदर्श या उन एथिकल या उन नैतिक कृत्यों का पालन करते हैं, तब हम एक नैतिक व्यक्ति के रूप में पुरस्कृत होते हैं। और जब हम लोग उनका पालन नहीं करते, तब हम समाज में दुराचारी व्यक्ति के रूप में हमें दंड मिलता है।
हम एक दुराचारी व्यक्ति के रूप में एक टैगिंग हो जाती है हम लोगों की। आया समझ में? जी सर। हाँ रूपल, अब बताओ, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कृत्य आदत बन जाएगी? नहीं। Yes, sir. मैं एक उसका एग्जाम्पल देता हूं, एक और एग्जाम्पल देता हूं। मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ाता था, प्राइमरी में। प्राइमरी क्या, वो 5वीं तक का स्कूल था। उनके जो टीचर थे वो चले गए, वो नहीं आए। सरस्वती शिशु मंदिर था, मैं उनमें पढ़ाने लगा। ग्रेजुएशन की बात है, उस समय मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। वो स्कूल मंदिर में चलता था, गांव के मंदिर में वो स्कूल चल रहा था। एक दिन मैंने देखा उस स्कूल में अशोक के पेड़ थे, शिव का मंदिर था, उसके आगे अशोक के पेड़ थे। एक दिन एक महिला आई और न जाने उनके मन में क्या आया, उससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। उस दिन उन्होंने अशोक के पेड़ के ऊपर अपने लोटे से पानी को, मैं कहूं तो जल चढ़ाया, है ना, लोटे से उसके ऊपर जल चढ़ा दिया। अब वो मेरी नोटिस में इसलिए चला गया क्योंकि मेरी कुर्सी उसी के बराबर में थी। अब वो मेरी कुर्सी के बराबर में पानी बह गया। कच्चा वैसे था, वहां पे कच्ची जगह थी वो, तो वहां पर कुछ मुझे लगा यार यहाँ तो कीचड़ हो जाएगी। अब वो मैं थोड़ा सा, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी। इसके बाद मैं क्या देखता हूं, वो महिला बहुत सुबह आई थी, मतलब स्कूल शुरू हो गया था उस समय वो आई थी। इसके बाद जितनी महिलाएं वहां पे आई, सब ने वहां पे गंगा बहा दी। हर महिला ने उसके ऊपर जल चढ़ाया, अशोक के पेड़ के ऊपर। और यकीन मानना, मैं हर दिन नोटिस करता था। उसके बाद से जब हर व्यक्ति वहां आता था, वो हर व्यक्ति उसके ऊपर जल चढ़ाता था, अशोक के पेड़ के ऊपर। मुझे सबसे परेशानी होती थी, मैं उस चीज को क्यों नोटिस कर रहा था, क्योंकि मेरी कुर्सी के आगे ही पानी पानी हो जाता था पूरे में, और वो कीचड़ हो जाती थी, और मुझे उस कीचड़ को झेलना पड़ता था। मैं इसलिए नोटिस कर रहा था, लेकिन उस समय मुझे ये समझ नहीं थी। इस तरीके से एक आदत, एक कृत्य जब मान्यता उसको मिल जाती है, तब वो एक कस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। जहां तक मुझे लगता है कि प्रकृति प्रेम वगैरह ऐसे ही इसी तरीके से शुरू हुआ होगा। हालांकि उसके ऊपर एक विचार जरूर होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसे ही शुरू हो गया होगा। एक नैतिक आदर्श, एक नैतिक मूल्य जरूर रहा होगा। हो सकता है वो जो महिला थी उन्होंने ये सोचा हो कि पेड़ हमारी प्रकृति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी ईश्वर के रूप में मान्यता देनी चाहिए, भले ही वो चाहे अशोक का ही क्यों नहीं है, उन्होंने उसके ऊपर जल चढ़ाया। खैर चलिए, इस तरीके से कस्टम बनते हैं, इस तरीके से ट्रेडिशन बनते हैं। और जब समाज इन कस्टम्स को मान्यता दे देता है, तब जनरली ये रूल के रूप में या लॉ के रूप में आ जाते हैं, होते हैं लिखित, न ही इनकी व्याख्या। औचित्य जरूर सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि मानव ने बनाए हैं, तो सही और गलत, उचित और अनुचित का जरूर हम लोग सिद्धिकरण कर सकते हैं, लेकिन लिखित फॉर्म में हम लोगों को ये मिलते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखो, अगला हमारा जो इसमें मेरा जो विचार है वो ये है कि कानून को क्यों माना जाए, लोग कानून का पालन क्यों करते हैं। क्या कानून का पालन केवल इसलिए किया जाता है, लोग करते हैं क्योंकि उन्हें दंड का भय है, या कोई और भी बात है? इस बात का मुझे आंसर करिए आप लोग। क्या लोग कानून का पालन, विधि का पालन या किसी नियम का पालन केवल दंड के भय से करते हैं, या इसके पीछे कुछ और भी चीज छुपी हुई होती है? सर जो आज का समय है, तो मैंने तो ये देखा है कि दंड के वजह से करते हैं शायद।
हाँ। सर अच्छा ये बताइए, आप इंसान को एक अच्छा प्राणी मानते हैं या खराब? ज्योति जी, सर अच्छा सामने वाले के सोच व्यवहार के, से बहुत या सोच उसके के। देखो ये सवाल, जब मैं सवाल पूछूं ना तो बहुत सोच के, बहुत ध्यान से उसको समझ के तब आंसर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सवाल आसान नहीं होगा। जितना आप सोचेंगे उतने ही दिमाग के पुर्जे खुलते चले जाएंगे। अब मुझे बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या ह्यूमन बीइंग एक अच्छा प्राणी है, एक गुड क्रिएचर है या बैड क्रिएचर है बाय नेचर? सर मुझे तो बैड क्रिएचर लगता है, बैड क्योंकि क्रिएचर लगता है, कैसे? जी सर, सर जितनी भी आज के समाज में जितनी भी होने वाली समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार यही है। हाँ, अब मुझे ये बताइए, एक बच्चा जब उसका छोटा होता है, उसका जन्म होता है, क्या वो अच्छा होता है या बुरा होता है? सर उसमें इतनी डेवलपमेंट होता ही नहीं कि उसको उसके बेस पे हम उसे बता पाए कि वो अच्छा है या बुरा, क्योंकि वो किसका बात समाज में का आने के डेवलपमेंट नहीं होता? सर जो समझ होती है समाज में मतलब अच्छे बुरे की। नहीं, ये हाँ ठीक है, अच्छे बुरे की। अब अच्छा बुरा किसने निर्धारित किया आपके अकॉर्डिंग? सर हम समाज ने लोगों या ने, बच्चे ने? सर समाज ने हम ना। समाज ही करेगा मिल। हाँ जी। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि वो जो बच्चा है, क्या उसके मन में छल कपट चोरी डकैती या दूसरी बुराइयां समाज की होती हैं या नहीं होती हैं? सर नहीं होती, वो समाज में आने के एक बाद हम सेकंड, लोग ही देते हाँ हैं। हाँ ना, हाँ ना, हम लोग देते हैं ना, उतना हाँ या ना में जवाब दीजिए। सर नहीं जब होती। समाज, हाँ नहीं होती समाज, लेकिन उसमें वो चीजें डाल देता है, हाँ या ना? जी सर बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बच्चा था वो तो बाई बर्थ अच्छा था, लेकिन समाज ने उसमें बुराइयां स्वयं डाली। इसका मतलब रिजल्टेंट ये निकला कि ह्यूमन बाय बर्थ बाय नेचर अच्छा होता है। इसका मतलब ह्यूमन अगर अच्छा है बाय बर्थ बाय नेचर, तो वो कानून के पालन करने का प्रयास करेगा, ना कि कानून के उल्लंघन करने का। इस अवस्था में जब तक कि समाज उसे ऐसे मूल्य ना दे दे, ऐसी वैल्यूज उसके अंदर ना डाल दे जो उसे सकारात्मकता की ओर प्रेरित करें। अगर किसी समाज ने बच्चे में ऐसे मूल्यों का विकास कर दिया, समाज ने बच्चे में ऐसे मूल्य दे दिए जिससे उसमें नकारात्मकता की भावना आती है, तब फिर वो बच्चा कानून का पालन नहीं करेगा, उल्लंघन करेगा। समाज का यहां से मेरा, और समाज की सबसे पहली इकाई होती है परिवार। एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको यहां पे, इसको सुनना। और वो तो सब जिन जो होम मेकर हैं और जिनके बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चों में बुराइयां आती हैं जिन परिवारों में बुराइयां स्वयं में होती हैं। क्योंकि समाज की, या जिन परिवारों का जो के आसपास का जो समाज है, वो बुराइयों से, जिस प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ होता है, उसी प्रकार की बुराइयां, यहां पर अच्छाइयां भी होंगी। किसी बच्चे में अगर किसी प्रकार की अच्छाई है तो वो इनहेरिट करेगी उस परिवार की अच्छाइयों के रूप में, उसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। और ऐसे ही वो बच्चा बुराइयों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। परिवार समाज की सबसे पहली इकाई है, इसीलिए परिवार बच्चे की सबसे पहली पाठशाला भी होती है। जो बच्चा है वो तो बिल्कुल एक कोरे कागज की तरीके से होता है, लेकिन किसी भी बच्चे के अंदर ह्यूमन की ये नेचर है। बच्चे को छोड़ो, अब मैं ह्यूमन का जिक्र करता हूं। बच्चा तो मैंने इसलिए उसका प्रयोग कर लिया क्योंकि ह्यूमन की सबसे पहली स्थिति है बच्चा। बच्चा एक ऐसी
एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसके पास केवल एक चीज होती है, बाकी कुछ नहीं होती। क्या होती है उसके पास? क्यूरियोसिटी, चीजों को जानने की ललक। बच्चे में केवल ये पाई जाती है, ना वो अच्छा जानता ना वो बुरा जानता। बाद में ये ललक उसे चीजों को जानने के लिए प्रेरित करती है, और समाज फिर उसे बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। समाज के मूल्य उसे बताते हैं कि क्या अच्छे हैं और क्या बुरे हैं। अब माँ बाप कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, या परिवार में कहते हैं बड़ों का कहना मानना चाहिए। बच्चा इसे स्वीकार कर लेता है कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, लेकिन वो देखता है उसके माँ बाप ही बड़ों का कहना नहीं मान रहे होते। वो कहता है ये तो झूठ बोल रहे हैं, फेक हैं ये। इसलिए वो उनके सामने तो, अब चूंकि वो बड़े हैं, माँ बाप बच्चे के लिए सुपर ह्यूमन होते हैं। सुपर ह्यूमन मान के चलता है माँ बाप को बच्चा। क्यों? क्योंकि हर काम को वो करते हुए देखता है कि माँ बाप कर रहे होते हैं। सिलेंडर है, बहुत भारी होता है, पिताजी ऐसे ही उठा के रख देते हैं, बच्चा उसे हिला भी नहीं पाता। बच्चा देगा, अरे पापा तो बड़े ताकतवर हैं, इतना भारी सिलेंडर उठा के रख दिया। एग्जाम्पल दिया। हर काम ऐसा जो बच्चे को मुश्किल लगता है, उसको लगता है उसके पापा कर सकते हैं, इसीलिए उसके पापा सुपर ह्यूमन होते हैं। माँ उसके लिए ऐसी ही होती है, वो हर उसके सवालों का जवाब देती है। तो बच्चे को ये लगता है उसकी माँ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, इसीलिए वो क्या करता है? बच्चा अपने माँ बाप को फॉलो करता है। उसकी दुनिया में केवल 3 लोग होते हैं, वो और उसके माँ बाप। इसलिए वो जो भी सीख रहा होता है अपने माँ बाप से सीख रहा होता है, शुरुआती अवस्था में अपने जीवन की। वो ये बड़ी नोटिस कर रहा, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। ह्यूमन बीइंग की सबसे पहली नेचर होती है क्यूरियोसिटी, सीखने की क्षमता। बहुत तेजी से सीखता होता है। एक एडल्ट से किसी बच्चे का दिमाग 300 गुना ज्यादा क्षमता के साथ चलता है। 300 मल्टीप्लाई में वो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एनालिटिकल होता है। अब पिताजी कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन पिताजी खुद नहीं मानते। अब बच्चे में पहली बार परेशानी आती है। वो ये कहता है, वो ये सोचता है कि यार पिताजी मुझे तो कह रहे हैं, लेकिन ये खुद नहीं मानते हैं। इसका मतलब समाज में कुछ ऐसे नियम हैं जिनको तोड़ा भी जा सकता है। यहां से पहली बार नियम तोड़ने की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे बच्चा उन सब चीजों को सीखता चला जाता है जो उसका परिवार, परिवार के बाद पहला स्कूल, स्कूल के बाद उसके टीचर। आप अब देखो, चेंज हो जाएगा गोल पोस्ट। जहां पहले गोल पोस्ट में जब बच्चा अपने परिवार में था, उसकी मां सबसे इंटेलिजेंट पर्सन थी उसके लिए, पिताजी उसके लिए सुपर ह्यूमन थे। अब जो गोल पोस्ट है इंटेलिजेंसिया का, वो चला जाएगा टीचर के पास। अब उसका टीचर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब अगर उसकी मां कहेगी ये गलत है, ये सही है, वो कहेगा नहीं, टीचर ने बोला है ये सही है। इस तरीके से वो गोल पोस्ट चेंज हो गई। पिताजी के अलावा अब उसका जो मास्टर है वो सुपर ह्यूमन है। इसके बाद अध्यापक की बारी आती है। उस प्रमाइसिस की, या उस स्कूल की, उस विद्यालय की बारी आती है, उसके आसपास के समाज की बारी आती है, जिससे वो और तेजी से सीख रहा होता है। और स्कूल के बाद कॉलेज। अब उसके न्यूरॉन्स का जो फ्लो है वो धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगती है। न्यूरॉन्स अपना रास्ता बना चुके होते हैं। अब बच्चे में आदतें विकसित होती चली जाती हैं धीरे धीरे। इसीलिए जो आदतें बच्चे में अपने लड़कपन तक आ जाती हैं, वो उसकी कभी नहीं जाती। जा तो सकती हैं, लेकिन उनको हटाने के लिए उसके सिस्टम से, जो उसके सिस्टम ने फीड कर लिया है, उसको हटाने के लिए वहां से फिर बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आपको सब कुछ रिवाइंड करना पड़ेगा। इसलिए अब वो समाज को देखेगा। अब वो कॉलेज में पहुंचता है, तब वो और ज्यादा चीजों को तेजी से सीख रहा होता है, एनालिसिस कर रहा होता है। तब वो हर व्यक्ति से सीखता है जिससे वो मिलता है, अच्छा भी बुरा भी। इसलिए बच्चा का जब जन्म हुआ, वो बिल्कुल एक कोरा कागज था।
समाज ने उसके ऊपर अपनी कहानी लिखी। इसलिए कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ बुरा नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल एक कोरी कहानी के रूप से होता है। कोई भी व्यक्ति वैसा बन जाता है जैसा समाज उसे बना देता है। इसलिए कभी व्यक्ति बुरा नहीं होता, हमेशा समाज बुरा होता है, उसके आसपास की परिस्थितियां बुरी होती हैं। क्लियर है ना ये बात मेरी? अब जी सर। अगर व्यक्ति बाय बर्थ अच्छा है, तब फिर उसके लिए नियमों के पालन, वो जो नियमों का पालन करेगा, वो उसके लिए दंड की आवश्यकता, दंड का भय नहीं होगा, बल्कि उसकी अंतरात्मा की स्वीकारोक्ति होगी। उसका जो इंट्यूशन है उन नियमों को स्वीकार करता होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं अपने मन से अपने माँ बाप के पैर छूं, मोदी जी की तरह नहीं कि फोटो खिंचवाऊं फिर उसके बाद उसको छू के और फिर वो फेसबुक पर अपलोड करूं अपनी माँ का पैर छूते हुए फोटो। मान लीजिए मैं मन से अपनी माँ का सम्मान करता हूं और मैं सुबह उठ के रोज उनके पैर छूता हूं, तो क्या ये नियम कभी टूट सकता है? और क्या मुझे इसके लिए, अगर मैं ना छूं, तो क्या मुझे इसके लिए दंड की जरूरत पड़ेगी किसी को देने की, या कोई मुझे दंड दे इसके लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे मन की स्वीकारोक्ति का भाव है। मैं ये मानता हूं कि मैं माँ का सम्मान करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मैं पैर छूता हूं। लेकिन अगर मुझे पिताजी कहें चल पैर छू, तो मैं दंड के चलते या दंड के भय के चलते मैं पैर छू तो लूंगा, लेकिन भय से छूंगा। अब मेरे अंदर उस नियम की स्वीकारोक्ति का भाव नहीं है, दंड का भय है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब नियम बनाने में व्यक्ति स्वयं की सहभागिता सुनिश्चित करता है, जब नियम व्यक्ति स्वयं के द्वारा बनाता है और उसकी स्वयं की हिस्सेदारी उस नियमों को बनाने में होती है, तब उसे वो नहीं तोड़ेगा, दंड के भय से उनका पालन नहीं करेगा, बल्कि इसलिए उनका पालन करेगा क्योंकि उन नियमों को बनाने में उसकी स्वयं की भी सहभागिता थी, वो स्वयं भी उनका हिस्सा था। इसीलिए कोई कहे अब आपसे कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, उन कानूनों को, उन विधियों को क्यों पालन उनका किया जाए? इसलिए किया जाना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि दंड है। रेड लाइट पर रुकना या यातायात के नियमों का पालन करना का ये आधार बिल्कुल नहीं है कि दंड मिलेगा, चालान कटेगा ना। आधार ये है उसका कि हम एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और इस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हमने ही किया है। चूंकि हमने किया है, हमारी अंतरात्मा इसे स्वीकार करती है, तो हमें इस नियम या इस व्यवस्था का अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से इसका हिस्सा होना चाहिए, और चूंकि हिस्सा होना चाहिए तो इसका पालन करना चाहिए। इसीलिए रेड लाइट पर फॉलो करना चाहिए। अब उसका एक एग्जाम्पल देके इस बात को अपनी प्रूव करता हूं एग्जाम्पल देके। रेड लाइट पर अगर 100 लोग निकल रहे हैं, रेड लाइट पर यातायात के नियमों का 100 लोग पालन कर रहे हैं, कितने लोगों का चालान कटता है रोज? 100 में से 1-2 का कटेगा या 99 का कटेगा? सर 1-2 का कटेगा। 1-2 का कटेगा। क्यों? क्योंकि 99 का इसलिए नहीं कटेगा, 99 उनको पालन करेंगे, लेकिन सबके सब 99 इसलिए पालन नहीं करेंगे कि दंड का भय है, इसलिए पालन करेंगे क्योंकि वो भी एक व्यवस्था बनाए रखते हैं, वो भी एक व्यवस्था बनाए रखने में यकीन करते हैं। इसलिए राज्य सबसे पहले व्यवस्था बनाने में व्यक्ति, चूंकि वो एक नैतिक प्राणी है और चूंकि वो बाय बर्थ एक अच्छा प्राणी है, एक गुड ह्यूमन क्रिएचर है, एक गुड क्रिएचर है, इसलिए वो दंड के भय से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के एक हिस्से की स्वीकारोक्ति के रूप में स्वयं को रखता है, और इसीलिए उन नियमों का वो पालन करता है एक स्वीकारोक्ति के रूप में।
इसीलिए कानून के पीछे, विधि के पीछे दंड का भय नहीं होता केवल, बल्कि उसमें अंतरात्मा की स्वीकारोक्ति भी होती है लोगों की, चूंकि लोग खुद उन नियमों का एक भाग होते हैं, लोग स्वयं उन नियमों को बनाते हैं। ठीक है, ये यहां पर आर्ग्यूमेंट है, और ये यहां पर आर्ग्यूमेंट हमारी एंड हुई। रिजल्टेंट हमारा ये निकला, चूंकि समाज में बुरे लोग भी हैं, समाज में कुछ बुराइयां भी हैं, और उन बुराइयों के चलते वो बुराइयां कुछ लोगों में भी आ जाती हैं, इसलिए कुछ लोग उस व्यवस्था को तोड़ने का भी काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को संयमित करने के लिए, उस व्यवस्था को बनाए कर रखने के लिए समाज एक दंड का प्रावधान भी करता है, इसके साथ वो पुरस्कार का प्रावधान भी करता है। लेकिन लोग जिन नियमों का पालन करते हैं वो केवल दंड के भय से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की स्वीकारोक्ति के चलते भी उनका पालन करते हैं। ठीक है, क्या मैं समझा पाया? जी सर। नियमों के पीछे छिपी हुई बातें। यस हाँ रूपल, क्लियर है अब? चलिए, ये यहां तक हमारी हुई, और मुझे लगता है मैं अभी से लिखवा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि 8:45 बज गए हैं, सर की क्लास शुरू हो जाएगी। तो इसे कल लिख लेंगे हम लोग। जो हमने ये चर्चा मैंने की है, मैं इसे आपको लिखवाऊंगा। और इन सब चीजों को देखो, ये मैंने केवल, अब आप इसको ऐसे मत समझना कि ये मैंने यहाँ पर बहुत सारे विषय जोड़ दिए हैं। ये जो मैंने व्याख्या की है, ये केवल ना ज्यूरिस्प्रूडेंस में नहीं है, ये ढूंढे से भी नहीं मिलेगी, चाहे जिसको पढ़ लेना। ना ज्यूरिस्प्रूडेंस का विषय है, ना पॉलिटिकल साइंस का विषय है, ना फिलॉसफी का विषय है, बल्कि इसमें कितनी सारी चीजें जुड़ी हैं, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पेडागॉगी, पॉलिटिकल साइंस और ज्यूरिस्प्रूडेंस भी, इतने विषयों को, और एथिक्स भी, इतने विषयों को जोड़कर मैंने आपको ये बातें सिद्ध की हैं। नियमों को इतने विषयों से उनको डिफाइन किया है कि वो होता क्या है, इतने विषयों की मदद लेके। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा पाया ये बातें। ये बहुत गहरी हैं, जो मैंने आज आपको चीजें बताई, ये वास्तव में बहुत डेप्थ में है, कि मिलेंगी नहीं कहीं पर भी। मैं इन्हें आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी ओरिजिनल है। मैं आपको इनको कुछ लिखवा दूंगा, जिससे आप नियमों के पीछे छिपी हुई बातों को रख सकें। ये ऐसे वगैरह में काम आ जाएगा आपके लिए, अपनी गहरी समझ को बताने के लिए। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ तक रखते हैं। हाँ करिश्मा जी, अब आप बताइए। सर, आपने जब क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो आपने कर दिया कि ह्यूमन बीइंग सबसे बेस्ट क्रिएचर है नेचर का। सर, सेकंड मेरा क्वेश्चन ये बात बोल रही है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं रेगुलरली, अगर हम भूल जाते हैं, नहीं छूते गुस्से के कारण, या उनसे मतलब जैसे बोलते हैं कि गुस्सा हो गए, तो सर आत्मग्लानि होती है कि हमने पैर क्यों नहीं छुए, हमें छूने चाहिए थे। हाँ, वो मैंने बताया ना, वो अंतरात्मा की स्वीकारोक्ति होती है। हमारा इंट्यूशन उसे स्वीकार करता है, इसीलिए वो ग्लानि का भाव आता है, क्योंकि हमने ही उस नियम को बनाया और हमने ही उसे तोड़ दिया। तो ये फिर एक ग्लानि का भाव हमें देखने को मिलता है अपने में ही। सर, थर्ड चीज ये थी कि अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि बड़ों की जो बातें सही है उनको मानो, और जो गलत है उनको बिल्कुल मत मानो। नहीं, ये देखो, सही और गलत को नहीं सिद्ध किया जा सकता ना, कि क्या सही है और क्या गलत। क्या सही है और क्या गलत, ये कैसे उन्हें आप बताएंगे? क्या आपको पता है क्या सही है और गलत? सर, जैसे हमारे बड़े हैं, जहाँ हमें लगता है कि नहीं वो हमारे लिए गलत है, तब हम उस चीज को नहीं मानते हैं। लेकिन ये कैसे हम लोग बताएं उन्हें कि ये गलत है? सर, मैं सही तो और गलत चीज तो कोशिश करती हूँ। अरे नहीं, वो आप ना, उसको आप व्यवहार में लेके जा रहे हैं। मैं व्यवहार की बात नहीं कर रहा। देखो, कोई भी चीज सही और गलत नहीं होती, ना ही कोई व्यक्ति किसी सही और गलत का कोई ऑथेंटिकेशन कर सकता है, क्योंकि सही और गलत जो बातें हैं,
ये समय परिस्थिति के अनुसार बदल जाती हैं। समय, परिस्थिति और व्यक्ति तीनों के अनुसार बदलती हैं। अब बच्चे को अगर आप ये बताओगे कि ये सही है और ये गलत है, अब होता क्या है, जनरली होना क्या चाहिए, जो नैतिक मूल्य हैं, मोरल वैल्यूज हैं, उन्हें आपको बच्चे को बताना चाहिए, उन्हें कन्वे करना चाहिए। अब उन मोरल वैल्यूज को वो किस तरीके से ग्रास्प करता है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आगे वही डिसाइड करे तो बेहतर है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप अगर उसे सही और गलत बताओगे, आप कौन हो बताने वाले? आपको खुद ही नहीं पता सही और गलत क्या है। आज आपके लिए जो चीज सही है, चीज हो सकता है कल गलत हो जाए। जी सर। तो फिर बच्चा क्या सोचेगा कि ये तो मेरी माँ को ही कुछ नहीं पता, आज तो ये कह रही थी ये बात सही है, कल इसने ये गलत सिद्ध कर दी, अब गलत हो गई है, अब मैं क्या करूं? कंफ्यूजन के स्टेट में और आएगा वो। इसलिए बड़ी सीधी सी बात है, किसी को भी कभी सही और गलत नहीं बताना चाहिए। क्यों? सही और गलत नाम की कोई चीज नहीं होती। सही और गलत केवल समय, स्थान और परिस्थितियां ये निर्धारित करती हैं। हाँ, लेकिन नैतिक मूल्य, नैतिक आदर्श वो पैमाना है जिनसे चीजों के सही और गलत होने को हम लोग आकलन कर सकते हैं, जिनसे चीजों के सही और गलत होने का आकलन करते हैं। तो इसलिए नैतिक मूल्य और नैतिक आदर्शों को तो जरूर निर्धारित कर लेना चाहिए। बाकी क्या सही और क्या गलत है, इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये इसको हम लोग नहीं बता पाएंगे, कभी भी इसका व्याख्या नहीं कर सकते। मतलब सर हमें उनको सिर्फ ये बताना है कि बड़ों की बात मानो, वो खुद डिसाइड करे सही कहाँ पर है किसको और मानो गलत और किसको ना मानो। एग्जैक्टली उससे खुद उसका निर्धारित कर लेगा, डेवलपमेंट भी होगा। वो सक्षम बनेगा, वो खुद निर्धारित कर सकता है। चलिए अपनी बात को यहीं तक रखते हैं, कल फिर हम लोग मिलते हैं यहाँ से आगे और नैतिक आदर्श, नैतिक मूल्य, इन सब के ऊपर बात करेंगे, कानून के अंतर्गत इन्हें रखेंगे और फिर इसेंस देखेंगे, लॉ का इसेंस क्या होता है, लोग लॉ को क्यों, यही सब जो आज मैंने चर्चा की, इस बात को भी देखें। चलिए ठीक है, यहाँ तक रखते हैं।